हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद एवलिन। और आज हम आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड पर बात करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम। और विलियम वर्ड्सवर्थ की जो ये पोएम है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसको एक और नाम से भी कॉमनली जाना जाता है, वो है डैफिडल्स। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है डैफिडल्स के ऊपर तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों पोएम सेम है। और अच्छा, ये जो डेट्स हैं अप्रैल 1770, ये डेट्स बार बार हमारे सामने आती रहेगी और हमको इनको याद रखना है क्योंकि हो सकता है इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन आए। अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट है, इसके बारे में हमने कल भी जाना था। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट्स इन द 19th सेंचुरी। और रोमांटिक स्कूल ऑफ पोइट्री जो है वो नेचर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, नेचर को गॉड की तरह मानते हैं। और इनफैक्ट मैन को का भी कनेक्शन नेचर के साथ में हर पोएम में इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। एंड ही पास्ड अवे ऑन द 23rd of April 1850 एंड ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। मैंने इसको ऊपर नीचे करके क्यों बोला है मुझे पता नहीं, बट हाँ, ऑफ कोर्स ही स्टडीड फर्स्ट एंड देन ही डाइड। आई एम सो सॉरी। सो इंट्रोडक्शन में मेन क्या है कि इट्स अ लिरिक पोम। लिरिक पोम क्या होती है? जिसका एक फिक्स्ड मीटर होता है और राइम होती है, और ये ऐसी पोएम होती है जिसको कि एक धुन में बांधा जा सकता है, ये लिरिक पोएम होती है, ठीक है। और ये कहाँ पब्लिश हुई थी पोएम? फाइनल वर्जन इसका कलेक्टेड पोएम्स इन 1815 में पब्लिश हुई थी। और इसके पहले पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में भी ये पब्लिश हुई थी, लेकिन तब इसके 3 स्टैंजर्स थे। लेकिन जो इसका फाइनल वर्जन है उसमें इसके 4 स्टैंजर्स हैं और एक कलेक्टेड पोएम्स इन 1815 में पब्लिश हुई थी। अच्छा, इसका जो बैकग्राउंड है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये पोएम वर्ड्सवर्थ ने एक एक्चुअल एक्सपीरियंस के ऊपर जो बेस्ड पोएम है ना, ये उनमें से है। और ये अप्रैल 15 1802 में वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डॉरथी वो घूम रहे थे इंग्लैंड में, एंड दे केम अक्रॉस अ लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफिडल्स ग्रोइंग, एंड द डैफिडल्स वर ग्रोइंग वाइल्ड। बहुत सारे डैफिडल्स उग रहे हैं। और वर्ड्सवर्थ की सिस्टर डॉरथी भी उनके साथ में थी, और उन लोगों ने जब ये पूरा नज़ारा देखा, इसके ऊपर वर्ड्सवर्थ ने बाद में ये पोएम लिखी, ठीक है। और सिंपल इसका स्ट्रक्चर है, 4 स्टैंजाज हैं, 6 लाइंस हैं हर स्टैंजा में, और 24 लाइंस की है। राइम स्कीम जो है वो हम अभी जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे, मैं आपको राइम स्कीम कैसे असर्टन करते हैं हम लोग, कैसे फिक्स करते हैं, कैसे पता करते हैं राइम स्कीम क्या है, ये भी बता दूंगी। द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ ईच स्टैंजा राइम लाइक द एंड ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट, सो ईच स्टैंजा फील्स इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि उसका कोई किसी पिछले स्टैंजा से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच भी पढ़ेंगे हम। पहले अब हम पोएम का डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ये एक सिमिली हो गई है, ठीक है। आप जैसे क्लाउड होता है ना, एमलेसली कहीं पे भी जा रहा है, उसका कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं होती है एक क्लाउड की, तो उसी तरह से ये बोल रहे हैं, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। जैसे वादियों पे और पहाड़ों के ऊपर एक क्लाउड जैसे एमलेसली कहीं भी घूम रहा होता है ना, वैसे ही मैं भी ऐसे ही एमलेसली एक क्लाउड की तरह घूम रहा हूँ। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. तो ये गोल्डन डैफिडल्स के लिए क्राउड और होस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। होस्ट मतलब लीजियंस, बहुत सारे, ढेर सारे। तो अचानक से उनकी नज़र पड़ती है, हज़ारों गोल्डन डैफिडल्स खिल रहे हैं एक साथ। गोल्डन इसलिए बोला गया है क्योंकि वो जो येलो कलर है ना, उसको अगर कहीं से आप देख रहे हो दूर से तो आपको ना ऐसे गोल्ड की जैसा दिखेगा, इसलिए गोल्डन बोला गया है। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो ऑब्वियसली खुली जगह है, हल्की सी ब्रीज चल रही है, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे जो डैफोडिल्स हैं वो डांस कर रहे हैं ब्रीज में, ठीक है। अब मैं इसका आपको वो बताती हूँ राइम स्कीम कैसे। क्लाउड
और क्राउड राइम कर रहे हैं, तो क्लाउड भी एक ए दिया और क्राउड को भी ए दिया। हिल्स और डैफोडिल्स ये राइम कर रहे हैं, तो हिल्स और डैफोडिल्स को हमने बी दे दिया, तो ए बी ये हो गया। और ट्रीज और ब्रीज ये दोनों एक दूसरे से राइम कर रहे हैं और ऊपर किसी और से राइम नहीं कर रहे हैं, तो इनको हमने नया अल्फ़ाबेट दे दिया, ट्रीज एंड ब्रीज। ठीक है, अब इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच और कौन कौन सी हैं, एक तो सिमिली है क्योंकि पोएट ने डायरेक्ट कंपैरिजन किया है, ठीक है, अपने आप को एक क्लाउड से। फिर अलिटरेशन है। अलिटरेशन क्या होता है? अलिटरेशन होता है जब दो कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते हैं एक लाइन में, वो अलिटरेशन होता है। अलिटरेशन जो होता है वो एक म्यूजिकल क्वालिटी पोएम को देता है। अब सेकेंड लाइन में अलिटरेशन है, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, तो ये जो ह साउंड है, हाई एंड हिल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलिटरेशन। ठीक है, फिर लाइन 5 में बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, द ब साउंड इन बिसाइड एंड बीनीथ, ये भी अलिटरेशन का एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल इसमें और है, इसमें शायद आगे बताया है अभी और भी, metaphor, golden daffodils. It is comparing, it's not saying that the daffodils are as yellow as gold, ऐसा ना बोल के उसको डायरेक्टली गोल्डन डैफोडिल्स बोल दिया गया है, तो ये मेटाफर है। ठीक है, और अगर होता एज येलो एज गोल्ड बोलते तो वो सिमिली होता, लेकिन क्योंकि डायरेक्टली गोल्डन बोल दिया है तो ये मेटाफर है। ठीक है, फिर है personification. The poet personifies the daffodils to people who can move and dance. तो डांस कौन करता है? ह्यूमन बींग्स, पीपल कैन डांस, सो व्हेन दे आर सेट टू बी डांसिंग इन द ब्रीज, तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। ठीक है, और एक और फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपने देखा, जो फर्स्ट लाइन है उसके बाद आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इसके बाद में कोई कॉमा या कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये वाला जो लाइन होती है ना कि बिना पंक्चुएशन के आगे बढ़ गए, इसको कहते हैं रन ऑन एंजैममेंट। रन ऑन एंजैममेंट, रन ऑन एंजैममेंट होता है इसको कहते, रन ऑन लाइन कहते हैं, एंजैममेंट कहते हैं। मैं सोच रही थी कि कोई मुझे ऐसा टूल मिल जाता जिससे मैं यहाँ पे लिख कर बता सकती, बट कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए, रन डैश ऑन डैश लाइन, या तो इसको रन ऑन लाइन बोलते हैं या एंजैममेंट बोलते हैं। एंजैममेंट की स्पेलिंग होती है ENJAMBMENT, एंजैममेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, कई जगह कई पोएम्स में आता है जब लाइन एंड होती है लेकिन कोई पंक्चुएशन नहीं है। ठीक है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, जब भी पंक्चुएशन नहीं हो तो उस लाइन को अगर आप एक सेंटेंस की तरह पढ़ोगे तो आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, बड़ी ईजिली समझ में आएगा। जैसे कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर हिल्स वेल्स एंड हिल्स, अगर ऐसे पढ़ा तो आपको कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा कि ये पोएम में इस लाइन में क्या बोलना चाहते हैं। Anyway, so now we come to the second stanza. Stanza 2 में बोलते हैं continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. यहाँ पे भी रन ऑन लाइन है ना, एंजॉयमेंट है। इतने सारे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं, इतने कंटिन्यूस हैं, इतने ढेरों हैं वो, जैसे कि मिल्की वे में जब सितारे, मिल्की वे क्या होता है, मिल्की वे को मिल्की वे बोलते ही इसलिए क्योंकि उसमें ढेर सारे स्टार्स होते हैं और ऐसे दूध की नदी जैसे दिख रहे होते हैं, इसलिए तो मिल्की वे बोलते हैं उसको, है ना, आकाश गंगा जिसको हम कहते हैं। तो इतने स्टार्स हैं जैसे होते हैं मिल्की वे में, उतने ही ये डैफोडिल्स हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ये कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। ये फिर से एक सिमिली भी हो गई है, ठीक है, और रन ऑन लाइन भी हो गई है फर्स्ट स्टैंजा में, सेकेंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, नेवर एंडिंग लाइन है ये, जैसे लाइन कभी ख़त्म ही नहीं होगी, लेकिन कभी कुछ ऐसा होता है नेवर एंडिंग लाइन किसी चीज़ की कभी ना कभी तो ख़त्म होती है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरबली। हाइपरबली, HYPER
BOLE, हाइपरबली होता है एग्जैजरेशन, ठीक है। और कहाँ स्ट्रेच हो रहे हैं? अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, ठीक है। जो वाटर बॉडी है इसके पास आपको पीछे बैकग्राउंड में दिखेगा कि कैसे उसके कोने पे, उस पूरे वाटर बॉडी के कोने पे, पूरे किनारे पे, कोने पे क्या, किनारे पर स्ट्रेच करे नेवर एंडिंग लाइन की तरह, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक जा रहे हैं। और ये बोलते हैं 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, 10,000 देखे मैंने, 10,000, 10,000 मैंने इतने देखे एक ही नज़र में। टॉसिंग द हेड्स इन अ स्प्राइटली डांस, और जैसे आप इमेजिन करो जैसे बच्चे डांस करते हैं ना, अपने सर को खूब हिलाते हुए मज़े में, ऐसे ही स्प्राइटली मतलब स्पिरिटेड, बड़ा जोश से भरे हुए डांस, उस तरह से वो अपना सर हिलाते हुए डांस कर रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल है ना, आई जस्ट लव दिस पोएम। ठीक है, अब हम यहाँ के इसके फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं फिर से। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, सिमिली है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन है, टॉसिंग द हेड्स, क्योंकि फ्लावर्स के तो हेड्स होते नहीं है, लोगों के हेड होते हैं, इसलिए पर्सोनिफिकेशन है। सो वी कैन सी देम एज ह्यूमंस हु आर मूविंग द हेड्स क्विकली। आप इमेजिन करो जैसे चिल्ड्रंस डे पर छोटे छोटे से जो बच्चे होते हैं प्री नर्सरी वाले, उनको नहीं फ्लावर्स के कटआउट्स पहना करके खड़ा कर देते हैं और फिर उनको फ्लावर्स जैसे डांस करना होता है। ये ना कुछ कुछ डैफोडिल्स को वैसे ही इमेजिन कर रहे हैं। ऑल राइट, फिर ये बोलते हैं थर्ड स्टैंजा में, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। जैसे कोई कंपटीशन चल रहा हो, उनके पास में जो वेव्स हैं वो भी डांस कर रही हैं, लेकिन उन्होंने आउटडू कर दिया, उससे ज़्यादा बेहतर किया, उसको हरा दिया खुशी में। द स्पार्कलिंग वेव्स, वेव्स जो हैं वो चमक रही हैं क्योंकि उनके उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, इतनी चमकीली वेव्स, वो भी लहरा रही है हवा के साथ में। लेकिन जो इन्होंने अपनी खुशी में जो डांस कर रहे हैं ना, उसमें एक वेव्स को भी पीछे छोड़ दिया है। अ पोएट कुड नॉट बी गे इन सच अ जोकन कंपनी। तो ये बोलते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है ना, कि एक पोएट इतनी खुश, जोकन मतलब बहुत एनर्जेटिक और चीयरफुल कंपनी में खुश ना हो, है ना, ऐसे कैसे हो सकता है। I gazed and gazed but little thought what wealth the show to me had brought. और मैं देखता ही रहा, और मैंने तब सोचा नहीं कि इस एक एक्सपीरियंस ने मुझे कितना एनरिच कर दिया था, मुझे कितना वेल्थ दे दी थी। वेल्थ किस चीज़ की है ना, एक्सपीरियंस की है। और ये एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि हर कभी होता ही रहेगा आपको, ठीक है। तो he says that I did not think that time, I did not imagine that time that this experience, is going to be so such a rare experience, rich experience for me. अब और कौन कौन सी हैं ये फिगर्स ऑफ स्पीच? द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड एंड दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। ये तो पर्सोनिफिकेशन ही है, जहाँ पे भी डांसिंग और फीलिंग हैप्पी वाली लाइंस आ रही हैं वो है ही। फिर अलिटरेशन है, बिसाइड एंड बट। ये अलिटरेशन ना मैं यहाँ से फिर से आपको देख के बताती हूँ। फर्स्ट लाइन में आपको अलिटरेशन दिख रहा है, हाँ है, बिसाइड एंड बट। सेकेंड लाइन में नहीं है, थर्ड लाइन में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। आई गेज्ड एंड गेज्ड, अच्छा हाँ, एक फिगर ऑफ स्पीच ना ये सेकेंड लास्ट लाइन में भी है, आई गेज्ड एंड गेज्ड। ये क्या है? रेपिटेशन फॉर द पर्पस ऑफ एम्फसिस। किसी चीज़ को जोर देने के लिए उसको एम्फसाइज किया गया है रिपीट करके, आई गेज्ड एंड गेज्ड, है ना। बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो हैड टू मी हैड ब्रॉट। ठीक है, ये हैं हमारे फिगर्स। व्हाट वेल्थ भी है और द देम दे। अच्छा, द देम दे कौन सा है? ये एक लाइन में नहीं है, हाँ है, द देम दे फर्स्ट लाइन में, द वेव्स देम बट दे। ठीक है, ये फिगर्स ऑफ स्पीच हो गई इस लाइन, इस स्टैंजा की। नेक्स्ट स्टैंजा, तो ये यहाँ से कंटिन्यू करते हैं।
आई गेज एंड गेज बट लिटिल थॉट वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉड। बोलते हैं वो एक्सपीरियंस इतना एनरिचिंग था, उस समय मुझे एहसास नहीं हुआ, बाद में एहसास हुआ। कैसे? क्योंकि फॉर ऑफन, जब अक्सर, when on my couch I lie in vacant और in pensive mood, जब भी मैं अपने काउच पे ऐसे ही लेटा होता हूँ, है ना, कुछ सोचते हुए या कुछ उदास, पेंसिव मतलब कुछ सोचते हुए या कुछ नहीं भी सोचते हुए, ठीक है ना, वेकेंट मूड, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude। वो बोलते हैं कि एक बड़ी अच्छी चीज़ बोलते हैं, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड को हम हमेशा क्या सोचते हैं? बेचारा अकेला, बेचारा अकेला। लेकिन जो पोएट्स हैं, आर्टिस्ट्स हैं, उनके लिए जो सॉलिट्यूड है ना, ये ब्लिस है, प्योर जॉय है। क्योंकि इस समय ये इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, अपने अंदर झांक सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं इस वक्त में जब मैं अकेला कभी होता हूँ, है ना, तब मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मेरे इनवर्ड आई क्या होती है? हमारी मन की आंखें, है ना, कोई चीज़ जो हमारी फिजिकली आंखों के सामने नहीं है लेकिन हमारी मेमोरी में है, हमारे मन में है, वो चीज़, उसकी बात कर रहे हैं कि वो इमेज उन डैफोडिल्स की एकदम से स्ट्राइक करती है, फ्लैश करती है मेरी मेमोरी में, और उससे क्या होता है? And then my heart with pleasures fills, with pleasure fills, pleasures नहीं है, pleasure fills, and dances with the daffodils। और फिर एकदम से जो मेरा पेंसिवनेस होती है मेरे मूड में, जो भी मेरे जो सैडनेस है ना, वो ख़त्म हो जाती है और मेरा दिल खुशी से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। प्लेजर का एग्जैक्ट मतलब है आनंद। और my heart dances with the daffodils। मैं वहीं पहुंच जाता हूँ उस नज़ारे के सामने, और मेरा दिल भी उतना ही खुश हो जाता है जितनी खुश मुझको डैफोडिल्स उस वक्त नज़र आ रही थी। कितना ब्यूटीफुल है। सी बैकग्राउंड में जो पिक्चर है उसको देखो। अच्छा, अब ये एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसको कहते हैं हम एसोनेंस, ASSONANCE, सॉरी, हाँ सही है, ASSONANCE, एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है? जब कोई वावल साउंड, जैसे AEIOU, जब कोई वावल साउंड रिपीट होता है तो उसको कहते हैं एसोनेंस। जैसे कि फर्स्ट लाइन में एसोनेंस है ऑफन ऑन, ये एसोनेंस का एग्जाम्पल है। इसको इन्होंने बोला है अलिटरेशन। अलिटरेशन है, लेकिन अलिटरेशन में क्या होता है? रेपिटेशन होता है। लेकिन अलिटरेशन जो रेपिटेशन है वो वावल साउंड्स का भी हो सकता है और कॉन्सोनेंट साउंड्स का भी हो सकता है। तो मैं कैसे सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जब कॉन्सोनेंट साउंड्स का अलिटरेशन, कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हो रहे हैं किसी भी वर्ड के सामने सामने, ठीक है, जैसे हमने बोला डांसेस डैफोडिल्स, ये वर्ड के शुरू में जो साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड, इसको हम अलिटरेशन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली फर्स्ट वाला तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ऑफन ऑन, जब ओ साउंड, ये ओ साउंड रिपीट हो रहा है ऑफन ऑन, तो म्यूजिकल क्वालिटी तो ये भी दे रहा है लेकिन ये वावल साउंड है, इसको हम बोलते हैं एसोनेंस, ठीक है। और एक चीज़ होती है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या होती है? लाइन के बीच में जब कोई दो साउंड्स एक जैसे आते हैं, जैसे सपोज आया फ्लैश और क्लैश बीच में या एंड में, तो ये क्या हुआ? क्लैश, श साउंड, फ्लैश, श साउंड, तो ये दोनों क्या होते हैं? ये कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी कॉन्सोनेंस आया नहीं है हमारे कहीं पे सामने, तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक फिगर ऑफ स्पीच और है जो शायद यहाँ नहीं है, मैं बताती हूँ तुमको। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। तो ये जो एंड है ये रेपिटेशन है ना, ये इस लाइन में नीचे नहीं दिया है।
दिया है, गेज्ड दिया है, और डांस दिया है, लेकिन और द पोएट यूजेस द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लोनली एंड क्राउड ओवर एंड बीनीथ. ठीक है. Now, when this poet is speaking, ये किसको बोल रहे हैं? ठीक है. ये कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये शायद अपनी सिस्टर से बोल रहे हैं, ऐसा लोग समझते हैं. नहीं, क्योंकि ये पोएम ये उनके दिमाग में तब आई थी. ये एक्सपीरियंस उनको कब हुआ था? जब ये अपनी बहन के साथ घूम रहे थे, तब इन्होंने ये डैफोडिल्स देखे. तो कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि he is talking to his sister here, but he is not talking to his sister. He is talking to the reader. ये हमसे बात कर रहे हैं. Here he is the sender, he is the speaker, और ये अपना पूरे थॉट्स डैफोडिल के बारे में हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, लाइक अ मोनोलॉग. ये अकेले बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं. ठीक है. आई थिंक दिस इज़ इनफ. वो बहुत ज़्यादा जो डिटेल में है वो हमारे एम सी क्यूज़ वाले पैटर्न के अंदर वो नहीं आता है. ठीक है. सो आई होप you have enjoyed, and I also enjoyed teaching you people. And please let me know अगर आपके दिमाग में कोई पोएम हो स्पेशली कि हमको ये पढ़नी है, तो आप मुझे ज़रूर बताना. I'll explain that to you very soon. I'm going to come up with the grammar topics also, and hopefully you will be benefited by them as well. And once you stop watching, please subscribe to the channel and like and share. Thank you very much.